नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे आतंक के आका, महंगाई और बेरोजगारी के बेताज बादशाह कंगाल फटेहाल पाकिस्तान की, जहां आज आम चुनाव के लिए वोटिंग का नाटक किया गया। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का चुनाव वहां की जनता नहीं बल्कि सेना करती है। बावजूद इसके पाकिस्तान में चुनाव के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो भी अब तक का सबसे ज्यादा चुनावी खर्च, यानी पिछले चुनाव से अगर तुलना इसकी की जाए पिछले चुनाव के मुकाबले 26% ज्यादा, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान की जनता एक एक रोटी के लिए मोहताज है। खैर, ये उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन जब पाकिस्तान में ये चुनावी नाटक चल ही रहा है तो यहां जानना यह भी जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में किसकी सरकार बनने जा रही है। यहां 3 पार्टियों PMLN, PPP और PTI के बीच में कड़ा मुकाबला है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान में से कोई एक प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में चुनाव से पहले ही यह तय हो गया था कि यहां प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जानकारों की माने तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, और उसकी मुख्य वजह है नवाज शरीफ के ऊपर सेना का हाथ होना। और वैसे भी पाकिस्तान के बारे में यह कहा जाता है कि यहां सेना जिसके साथ, सत्ता भी उसी के हाथ। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना का तोता ही प्रधानमंत्री बनेगा? क्या नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी? क्या पाकिस्तान का नया बनने वाला प्रधानमंत्री वहां की जनता को न्याय दिला पाएगा? क्या न्याय मिल पाएगा वहां की जनता को? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। और क्या वो नवनियुक्त प्रधानमंत्री सिंध में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोक पाएगा? क्या वो बलूचिस्तान के लोगों की आवाज बन पाएगा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह, क्या भारत से अच्छे रिश्तों की मांग करने वाली पाकिस्तान की जनता की बात यह प्रधानमंत्री पूरा कर पाएगा? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं ताकि आप विस्तार से समझ पाएं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। देखिए जरा। हालांकि पाकिस्तान की जनता का मानना है कि नवाज शरीफ फिर पीएम बने। तो आज पाकिस्तान में जमकर चुनाव का नाटक हुआ है और वहां तो धमाके भी हुए। आपने देखा होगा किस तरीके से बमबारी हुई है, गोलीबारी हुई है और कई लोग उसमें जख्मी हुए, कई लोग उसमें मारे भी गए। अब ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ संभव है, सब कुछ यहाँ पर होता है। चलिए चर्चा करते हैं बिना समय गवाए। कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल JS सोनी जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा BS निगम साहब जो कि राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। और BS निगम जी, क्योंकि अभी आप मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच पा रही है तो मैं पहले आप ही के पास आ जाता हूं। आप कैसे देख रहे हैं, या जो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में ये इलेक्शन हो रहा है या फिर सिलेक्शन है? क्या सेना का तोता ही वहां का प्रधानमंत्री बनने वाला है? BS निगम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? BS निगम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। जैसे जुड़ेंगे उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ठीक है, मैं JS सोनी जी आपके पास आ जाता हूं और यह सवाल मेरा आपसे भी है। यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मेरा सवाल आपसे ठीक से सुनाए तो। जी जय हिंद अमित जी। जी जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। दुनिया में अगर सबसे महंगा ड्रामा का विश्व पुरस्कार किसको देना हो तो वो पाकिस्तान को देना चाहिए। आज पाकिस्तान ने $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए एक चुनाव के लिए, जिसका परिणाम आज से 1 साल पहले पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर तय कर चुके थे। जब पिछले साल उन्होंने इमरान खान को सत्ता से हटाया, उसको जेल भेजा, तब फैसला हो चुका था कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री नवाज शरीफ होगा। और पिछले 1 साल में हमने देखा कैसे नवाज शरीफ लंदन से वापस बुलाए गए, उनके ऊपर जितने मुकदमे थे सारे बर्खास्त किए गए। एक ऐसा प्लेइंग फील्ड बनाया गया ताकि नवाज शरीफ कल जब चुनाव के नतीजे आए तो उसमें वो विजयी घोषित हो। तो ये दुनिया का सबसे महंगा ड्रामा है। ये
पाकिस्तानी अवाम के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम दिल से इमरान खान को चाहती है। अमित जी, पिछले साल गैलप का ओपिनियन पोल हुआ था और उसमें यह आंकड़े आए थे कि 2/3 पाकिस्तानी इमरान खान को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तानी सेना ने किया वो अपने लोगों के साथ खिलवाड़ है, धोखेबाजी है। मैं 1 मिनट और चाहूंगा जी, बोलिए। आज जनरल असीम मुनीर को डर भारत से नहीं है, डर टीटीपी से नहीं है, डर ईरान से नहीं है। असीम मुनीर को सिर्फ एक ही इंसान से डर है, वो है इमरान खान। क्योंकि अगर इमरान खान सत्ता में आ गए तो वो सबसे पहले असीम मुनीर को जेल में फेंकेंगे और जिंदगी भर असीम मुनीर जेल की सलाखों के पीछे ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यही डर ऐसा लग रहा है कि सेना को भी सता रहा है। यही वजह है कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो नवाज शरीफ के ऊपर है। हालांकि ये अगर देखा जाए, बीएस निगम जी कुछ देर के बाद मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये भी सच है शिवदान जी, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि ये जो नवाज शरीफ हैं जिनके ऊपर अभी सेना का हाथ है, इन्हीं को बेदखल किया है। एक बार नहीं, कई बार उनको बेदखल कर चुके हैं। तो नवाज शरीफ अगर इस खुशफहमी में हैं कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, सेना का साथ उनको है, तो तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। इस बात के लिए तैयार रहना होगा उनको। शिवदान जी, देखिए, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सन 70 की घटना याद है कि किस प्रकार मुजीब रहमान सत्ता में लोकप्रियता से हिसाब से उनको सत्ता सौंपी जानी चाहिए थी, मगर मुजीब रहमान को सत्ता न सौंप करके उस वक्त के तत्कालीन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जियाउल हक ने उसको मुजीब रहमान साहब को सत्ता से बेदखल किया और जुल्फिकार अली भुट्टो को वहां का प्रधानमंत्री बनाया। तो इसी प्रकार से इस वक्त भी जो वहां के पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान, उनको जेल में डाल दिया गया है जिस तरह के मुकदमे उल्टे सीधे बना करके, और अपना जो उन्होंने सेना ने जो अपना डमी प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ है उसको सामने खड़ा कर दिया है। इस प्रकार से सेना परोक्ष रूप से पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को, पाकिस्तान की सरकार को खुद ही चलाएगी। तो जो भी पाकिस्तान की सेना का जो इरादे होंगे वही नवाज शरीफ को करना पड़ेगा। यदि नवाज शरीफ उसकी सेना के जरा भी डिफर करते हैं तो उसके साथ भी तख्ता पलट की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इतिहास ने पाकिस्तान में अपने आप को दोबारा दोहरा दिया है और पाकिस्तान में भी 71 की कहानी रिपीट होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जय सोनी जी, नवाज शरीफ की ओर से यह बार बार कहा जा रहा है कि भाई देखिए, एक मैं ही ऐसा प्रधानमंत्री हूं, जब मैं प्रधानमंत्री था तब भारत से कैसे रिश्ते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान आए तो जब मैं प्रधानमंत्री था तब आए। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो जब मैं प्रधानमंत्री था तभी वो वहां पर आए। तो यानी कि भारत से अच्छे रिश्ते की वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो जनता है उसको ये दिखाने की, जताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर मैं आता हूं तो भारत से अच्छे हमारे रिश्ते होंगे, क्योंकि वहां की जनता इस बात को चाहती है। उनको पता है कि पाकिस्तान के लिए भारत का साथ कितना जरूरी है। अगर वो वहां पर जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो कंगाली वहां पर है इस वक्त, उससे अगर बचना है पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं वहां की जनता इस बात को समझ चुकी है। लेकिन वहां के जो राजनेता हैं, वहां की सेना इसको अभी भी समझने को तैयार नहीं है। अमित जी, हिंदी में एक प्रसिद्ध मुहावरा है, खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। नवाज शरीफ कुछ भी बोले लेकिन अंदर से उनके अंदर कूट कूट के भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत है। और नवाज शरीफ एक बार पहले गलती कर चुके हैं, जब 1998 में उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को न्योता दिया। वाजपेयी जी बस से लाहौर गए और तब कुछ महीने के बाद पाकिस्तान सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने कारगिल का युद्ध छेड़ दिया और उसके बाद सत्ता उन्होंने हड़प ली और नवाज शरीफ को जेल में भेज दिया। नवाज शरीफ ने दूसरी गलती इसी प्रकार की, जब 2013 में वो चुने गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तब उन्होंने 1-2 साल में अपने आप को फिर एक्सर्ट करने की कोशिश की और तब पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पनामा पेपर्स में फंसा के उन्हें लंदन भिजवा दिया। तो इस बारी नवाज शरीफ कुछ नहीं करेंगे जो पाकिस्तानी सेना नहीं चाहेगा। वो कोई भी बयान दे दें, लेकिन उनके अंदर भारत के लिए और हिंदू धर्म के लिए कूट कूट के नफरत भरी हुई है। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। बीएस निगम साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीएस निगम जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि हम सवाल ये कर रहे हैं, सीधा सवाल हम पूछ रहे हैं आज
कि पाकिस्तान में हो रहा ये चुनाव का जो नाटक है, हम इसको नाटक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम इसको नाटक क्यों कह रहे हैं, ये बात दुनिया जानती है इस बात को। तो क्या ये इलेक्शन हो रहा है या फिर ये सिलेक्शन है? क्योंकि नवाज शरीफ की जीत लगभग तय है, बिल्कुल पक्की मानी जा रही है। कल जो चुनावी रिजल्ट हम सबके सामने होगा तो उसमें कहा जा रहा है कि चौथी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान के नवाज शरीफ। बीएस निगम जी, जो आपने कहा है ये एक नाटक है, नाटक की एक स्क्रिप्ट होती है और वो आर्मी ने लिख दी है ना। तो आपका असेसमेंट तो बिल्कुल सही है जी। और ये नाटक की शुरुआत कोई नई नहीं, नाटक तो ये पहले भी हुए हैं। और जिस रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं, याद कीजिए जियाउल हक के जमाने की, जिसने अपने आप को राष्ट्रपति चुनने के लिए 97% वोट हासिल की और हर पर्ची पर वही लिखा हुआ था दोनों तरफ, है ना। कुछ पर्चियां जो मोहर लगी नहीं थी वही इनवैलिड होगी, नहीं तो 100% उनकी हुई थी जी। एक बात और जो हमारे साथी ने कही थी, नवाज शरीफ हो या इमरान हो या बेनजीर भुट्टो रही हो, बिलावल भुट्टो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान, हाँ बेनजीर भुट्टो, इनके कहीं ना कहीं जो दिमाग में है वो एक वहां की जनता के प्रति जवाबदेही तो है और वो परेशान भी हैं बहुत से, जनता भी परेशान है और ये जो चुने जाते हैं ये परेशान है। और जब जब ये आवाज उठाते हैं, ऐसा नहीं किसी ने आवाज ना उठाई हो, कोशिश नवाज शरीफ ने बहुत की थी, कोशिश इमरान ने तो इतना कैटेगरी कहा था, वो तो खुल के बोलता था जी। लेकिन वहां पर जो स्क्रिप्ट लिखी गई है तो होगा वही जो आर्मी चाहेगी, है ना। और जो भारत विरोधी एक मानसिकता है, उसके बगैर वहां ना तो फौज चलती है, ना जनता चलती है और ना ही ये सरकार चलेगी। ये वहां की सबसे बड़ी समस्या है जी। और इस बार जो हुआ है, इस बार जो हुआ है वो ये भी हुआ है कि आतंकवादी जो लोग हैं वो भी इलेक्शन में खड़े हैं। हाँ, सबसे इलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? हालांकि पाकिस्तान के लिए तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं भाई। आतंक का आकाश को इसलिए थोड़ी कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है आतंकिस्तान उसको कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। लेकिन जय सोनी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखिए 3 पार्टियां और 3 लोग, जिसमें पहला नाम आता है नवाज शरीफ का, जिनकी जीत जो है लगभग तय मानी जा रही है। दूसरा नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी का और तीसरा नाम है इमरान खान का, जो कि अभी जेल में बंद है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भारत के लिहाज से अगर देखा जाए, भारत के नजरिए से अगर देखा जाए, तो इन सब में बेहतर तो कोई नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी जो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, मैं बेहतर नहीं कह रहा हूं, कौन मानते हैं आप, किसे मानते हैं? अमित जी, मैं तीनों में से किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि जब भारत ने 2 देशों पे भरोसा किया है, चीन और पाकिस्तान पे, इन दोनों देशों ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। और अगर हम फिर इन पे भरोसा करेंगे, हम फिर इनसे हम मात खाएंगे और फिर यहां पे और दिक्कतें होंगी। तो जहां तक भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है बिल्कुल सही है कि हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवादियों को समर्थन करेंगे, और यही नीति हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश ने भारत के कई सैनिकों की जान ली है, कई हमारे नागरिकों की जान ली है, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति इन्होंने बर्बाद की है जी। चलिए सर, नेटवर्क चला गया आपका। हाँ, मुझे लग रहा है अभी ठीक हुआ है कुछ। हाँ, जय सोनी जी, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है क्या आपको? हाँ जी अमित जी, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए। अभी बीच में आपका थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ किया। हाँ, अब ठीक है, बोलिए सर, बोलिए, बात पूरी कीजिए। अमित जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है कि हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन खत्म नहीं करता है। हमें यही पॉलिसी कंटिन्यू करनी चाहिए, चाहे वहां बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री बने, चाहे इमरान खान, चाहे नवाज शरीफ। हमें किसी पे भरोसा नहीं, हमें पूरे पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे कितने हजारों सैनिकों को पाकिस्तानियों ने मारा, हमारे कितने नागरिकों को पाकिस्तानियों ने मारा, हमारे लाखों करोड़ों की संपत्ति को पाकिस्तानियों ने बर्बाद किया है। तो हमारी जो नीति है बिल्कुल सही, और यही नीति हमें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, कोई भी वहां प्रधानमंत्री बन जाए। यानी शिवदान जी,
मतलब जय सोनी जी की अगर बात को देखा जाए तो उनका यह कहना है कि भाई प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कोई बने, हमें उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, हमारा पड़ोसी बेशक है लेकिन फिर भी इन तीनों में से ही कोई भरोसा करने लायक नहीं है। शिवदान जी, आप भी मानते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल मैं मानता हूं। पाकिस्तान की सेना अपना हमेशा मतलब निकालना चाहेगी कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, और पाकिस्तान में सेना वहां के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के थ्रू पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल रखती है, पाकिस्तान की जनता के ऊपर। और ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कभी भी भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस नॉर्मल नहीं होने देंगे। और जिस प्रकार से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि वहां के मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट यही चाहते हैं कि वहां पर उनके अलावा और कोई रहे ही ना। इस चक्कर जब तक वहां पर ये आतंकवादी नेटवर्क समाप्त नहीं होता तब तक भारतवर्ष को पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका आतंकवादी नेटवर्क का एम खाली भारत के ऊपर हमला करना है और किसी तरह से अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना है कि हम कितने इंपॉर्टेंट है, जो भारत को हमने अपने कंट्रोल ले लिया है। इसलिए बिल्कुल ये क्लियर है हमारे लिए कि पाकिस्तान के अंदर जब तक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स को डिसमेंटल नहीं करेगी वहां की सरकार, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, तब तक हमें उसके साथ रिलेशन नॉर्मल नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बीएस निगम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिंध में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट उनकी ओर से किया जा रहा है और वो अपनी आज़ादी की, स्वतंत्रता की मांग लगातार कर रहे हैं, तो क्या ये जो चाहे वो सिंध के लोग हों या फिर बलूचिस्तान के जो लोग हैं, क्या इस चुनाव से वो किसी तरह की कोई उम्मीद रख सकते हैं? बीएस निगम नहीं, कोई उम्मीद इलेक्शन से नहीं हो सकती जी। हाँ, भारत से उम्मीद उनको है और हमने अपना पक्ष, अब याद होगा लाल किले से भी कह दिया था कि हमें आपकी चिंता है, आप ही हमारे भाई हैं, है ना, इसलिए चिंता हमको है। और जो आपने प्रश्न किया था तीनों में से कौन बेहतर रहेगा जी, उत्तर बिल्कुल सही दिया हमने। दरअसल में याद कीजिए, जुल्फिकार अली भुट्टो का लारकाना जिले में एक सार्वजनिक भाषण दिया गया था कि हम 1000 साल तक युद्ध लड़ेंगे। बेनजीर भुट्टो ने भी उसी जगह, उसी मंच से कुछ सालों बाद जब वो प्रधानमंत्री थी तब इसी बात को दोहराया। बिलावल भुट्टो ने भी यही बात कही। और घुमा फिरा के ये सारे लोग और वहां की जनता के दिमाग में जो इन्होंने भरा हुआ है फितूर कि भारत हमारा दुश्मन है, हमारे यहाँ पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, हम आतंकवादी तो मानते हैं, हमारे यहाँ जहर उनके प्रति नहीं है, लेकिन वहां की जनता में जहर है। तो ये सारे के सारे पूरा पाकिस्तान ही ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं सकता कभी भी। हम पाकिस्तान पे जो है यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन जय सोनी जी, अगर भाई इससे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो जनता है उसको भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो किस तरीके से महंगाई से पार पाएगी। एक एक रोटी के लिए वहाँ की जनता मोहताज है, वो बेरोजगारी से कैसे पार पाएगी, वहाँ जो राजनीतिक अस्थिरता है वो तो हम लगातार देखते रहते हैं, आर्थिक तंगी का सामना वहाँ के लोग कर रहे हैं, मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये सब तो चलता रहेगा। भाई ये पार्टियां जो हैं वो आएंगी जाएंगी, कभी कोई सत्ता में, कभी कोई सत्ता में, कभी कोई सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, कोई कभी फिर कोई आ जाएगा, यानी कि सेना जो है वो अपनी मनमर्जी चलाती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की जनता का क्या होगा? अमित जी देखिए, पाकिस्तान जब एक देश बना था 1947 पे, वो इस बुनियाद पे बना था कि वो भारत से अलग होना चाहता था और वो हिंदू धर्म के खिलाफ था। तो ये जो बुनियाद है पाकिस्तान की, ये कभी बदल नहीं सकती। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो भूखे मर जाएंगे, वो 4 देशों में टूटना पसंद करेंगे, लेकिन भारत के साथ और हिंदू धर्म के साथ अच्छे रिश्ते कभी नहीं रखेंगे। क्यों? ये उनकी बेवकूफी है। अगर कोई अक्लमंद देश होता तो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से अच्छे रिश्ते करता। भारत इतनी तरक्की कर रहा है, हमारे साथ पाकिस्तान भी तरक्की करता। आज अगर पाकिस्तान हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखता है और व्यापार होता है, पाकिस्तानियों को सामान बहुत सस्ता मिलेगा बनस्पत जब वो ये यूएई या दुबई से मंगाते हैं। लेकिन उनके अंदर अकड़ इतनी है, नासमझ इतनी है कि वो भूखा मरना पसंद करेंगे, लेकिन भारत के साथ और हिंदू धर्म के साथ अच्छे रिश्ते
कभी नहीं रखेंगे। लेकिन ये सोनी जी, तमाम जो वहाँ के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए पाकिस्तान की जनता जो है वो भारत के बारे में क्या सोचती है, वहाँ की महिलाएं भारत के बारे में क्या सोचती हैं, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, किस तरीके से वो योगी की तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो सब दिखाने की कोशिश की जाती है, क्या ये सब एक प्रोपेगेंडा है? या क्योंकि अगर आपकी बात पर यकीन किया जाए, आप जैसे कि कह रहे हैं कि वहाँ की जनता भी खुद नहीं चाहती है, तो इसका मतलब ये माना जाए कि वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि भाई देखिए वहाँ की जनता तो चाहती है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, लेकिन ये जो राजनेता हैं और जो सेना है वहाँ की, या जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है, वो नहीं चाहती है। अमित जी, ये जो थोड़े बहुत पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं, ये सारे पाकिस्तान के बाहर बेस्ड हैं। कोई लंदन में बेस्ड है, कोई अमेरिका में बेस्ड है। पाकिस्तान में रहते हुए तो किसी पाकिस्तानी की हिम्मत है ही नहीं कि वो यूट्यूब चैनल या एक आर्टिकल भी लिखे और वो भारत की प्रशंसा करे। उसे अगले ही दिन आईएसआई गिरफ्तार करके उसे मार डालेगी जेल में। तो ये जितने यूट्यूब चैनल हैं, ये पाकिस्तान के बाहर लोकेटेड है और ये सब प्रोपेगेंडा है। हकीकत ये है, अगर हम 1947 से लेकर आज तक का इतिहास देखें, पाकिस्तान ने कभी भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते की पहल नहीं की है। जब जब भारत ने भी पहल की है, पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। और इसीलिए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपनी सेना को और सशक्त करना चाहिए, अपनी आर्थिक क्षमता को और अच्छा करना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो एक टूटा हुआ देश, एक फेल्ड देश है। वहां पे कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन शिवदान जी, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो वहां पर हमारी नजर बनी हुई है कि भाई पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला। हालांकि जैसा कि आप सब इस बात को मानते हैं, और हमने भी मेरे जो ओपनिंग रिमार्क है मैंने उसमें इस बात का जिक्र किया है कि भाई पाकिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता हमारा है नहीं, और वहाँ के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें हमें ना दखल देने की ज़रूरत है, ना हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एक पड़ोसी होने के नाते हमें ये तो देखना ही होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है या क्या होने जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान की भी नज़र, क्योंकि अब से कुछ ही महीने के बाद अब हमारे यहाँ पर भी चुनाव होने वाला है, तो क्या पाकिस्तान की भी नज़र इस पर होगी कि भारत में क्या होने वाला है चुनावों में? बिल्कुल होगी जी। आपको याद है कि दिल्ली में जो शाहीन बाग का धरना हुआ था, उसको पाकिस्तान की आईएसआई सपोर्ट कर रही थी। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की आईएसआई हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी भारत के चुनावों को भी, जितना उसकी पहुंच है। और इसमें दो राय नहीं है कि जब भी हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिक तनाव होता है, उसमें पाकिस्तान की आईएसआई मीडिया के द्वारा ऐसे समाचार फैलाती है भ्रामक, जिसकी वजह से जो हमारे जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनमें अनजाना डर पैदा करने की कोशिश करती है और उन्हें खड़ा करने की कोशिश करती है कि आप खड़े होइए, लड़िए अपने उसके लिए। इस प्रकार से शाहीन बाग और कई और दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उनके लिए भी पाकिस्तान से सीधा फंडिंग हो रही थी। तो इस प्रकार से भारत वहां की इलेक्शंस पर, वहां की राजनीति पर नजर रखे हुए पड़ोसी होने के कारण, क्योंकि वहां की जो भी गतिविधि होती, उथल पुथल होती है, उसका प्रभाव कुछ ना कुछ हमारे देश में भी नजर आता है, क्योंकि मानवता के नाते वो हमारे पड़ोसी हैं। जब भी वहां पर कोई बड़ा झगड़ा होता है, माइग्रेशन होता है, तो उनको अपना पड़ोसी याद आता है। इंडिया के अंदर ही माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है 71 में कितने बांग्लादेशी हमारे भारत में आ गए थे। तो इसलिए वहां की गतिविधि पर हमें नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी है। मगर वो इस बात का गलत उपयोग करके हमारे देश में उल्टे सीधे काम करते हैं, जैसे दंगा कराना, तनाव पैदा करना और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की आईएसआई मानेगी नहीं। अच्छा, एक और बात बीएस निगम जी इस चुनाव में देखने को मिली है कि एक तरफ पाकिस्तान के कई नेता, खासतौर पर नवाज शरीफ की अगर हम बात करें, तो वो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे, बार बार वो कहते रहे कि भाई देखिए कि भारत के दो प्रधानमंत्री जो हैं, जब मैं प्रधानमंत्री था तभी यहाँ पर उन्होंने दौरा किया था, मेरे कार्यकाल में वो यहाँ पर आए थे। और दूसरी तरफ वो कश्मीर का भी जिक्र करते हैं अपनी चुनावी सभाओं में, और ये कश्मीर का भाई कि कश्मीरियों की जो आवाज़ है, कश्मीर के लोगों की जो आवाज़ है, वहाँ की जो आवाम की आवाज़ है, हम उसको उठाते रहेंगे, हम उसको बुलंद करते रहेंगे, उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि भाई हम भारत से अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं, दूसरा कश्मीर की बात की जा रही है जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये दोनों ही बातें सही हैं जी। पाकिस्तान में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है वो कश्मीर के बगैर जिंदा रह लें। कश्मीर को भारत का हिस्सा वो नहीं मान सकते।
वो उन्हें वही मानेंगे कि भाई ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर जो है आर्मी अत्याचार कर रही है, यही वो कहेंगे, है ना। और रही बात उसकी प्रधानमंत्री के रूप में ये लोग, ये मैं जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था, कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। भी हम यकीन तो कर ही नहीं सकते इनके ऊपर किसी प्रकार का भी। हाँ, ये बात जरूर है, हमने बांग्लादेश के उसमें समय में देखा था, हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ा था। और मुझे पता नहीं है, सर तो जानते होंगे और मैंने भुगता है, हमने 20 साल तक टैक्स दिया था जिसका नाम था बांग्लादेश टैक्स। सिनेमा हॉल पर 1.5 रुपए लगता था और 20 साल तक हमने भुगता था। तो पाकिस्तान में कोई घटना घटेगी तो हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, वो भाग के कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली हमारे यहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए हमें उनकी ऊपर निगाह भी रखनी है और चिंता का विषय भी हमारा कि वहां स्थायी सरकार कोई आए, कम से कम भारत विरोधी ना आए, पर ऐसा वहां कोई लगता नहीं है कि वहां कोई भारत के पक्ष में कोई आदमी है। वहां जो जितने भी सेगमेंट हैं, आतंकवादी तो कश्मीर में करते हैं, ISI विदेशों में भी करती है हमारे खिलाफ में। अभी उन्होंने अमेरिका में नया एक सिस्टम चलाया हुआ है, हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग उनके लोगों को मरवा रहे हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने उसका बदला लेने के लिए हमारे बच्चों को वहां पर निशाना बनाना शुरू कर दिया, समझे। तो ये ISI करती है, नहीं तो वहां के कुछ कर नहीं पाते हैं सिवा कश्मीर का राग अलापेंगे, ठीक है। तो ये तो, और आर्मी के बस की वहां कुछ नहीं, आर्मी हमारे मुकाबला कर नहीं सकती, बिल्कुल सही बात, कीमत पर नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, जय सोनी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मसले पर। हाँ हाँ, जय सोनी जी आप बोलिए, आप भी मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं इस मसले पर। हाँ अमित जी, बिल्कुल, देखिए मैं दोनों एस्टीम को पैनलिस्ट के साथ हर वर्ड के साथ मैं सहमत हूं कि हमें अपनी ताकत खुद करनी चाहिए। हमें, जैसे हम बिल्कुल एक अच्छे रास्ते पे चले हैं, 10 साल से हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा हुआ है, हमारी आर्थिक शक्ति में इजाफा हुआ है। जैसे जैसे हम और ताकतवर होते रहेंगे, पाकिस्तान और डरता रहेगा। जैसे जैसे हम इकट्ठे एक देश की तरह सामने आएंगे, हम सारे लोग एकत्रित होके आएंगे, पाकिस्तान की मजाल नहीं है कि वो यहां पे कुछ भी करे। और ये हमने 10 साल में देखा, कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ, 1-2 हुए और हमारी सरकार ने इतना मुंह तोड़ करारा जवाब दिया पाकिस्तान को कि उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ आंख उठाने की। बिल्कुल, लेकिन शिवदान जी, जो BS निगम जी कह रहे थे कि भाई ये तभी संभव है जब पाकिस्तान में कोई स्थिर सरकार आए वहां पर, लेकिन जिस देश के अंदर आतंकवादी चुनाव लड़ रहे हों वहां पर आप इस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं क्या? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा है, जब तक पाकिस्तान की नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, जब के हित में काम करने वाली नीतियां नहीं बनेंगी, तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। आप बताइए कि जो देश फंडामेंटलिस्ट नीतियों पर चल रहा है और सेना जिस देश में राज करना चाहती है हर हालत में, और वो सेना जनता पे कंट्रोल करने के लिए वहां के मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को इस्तेमाल करती है, जनता को डर दिखा करके कि तुम इस्लाम विरोधी हो, तुम्हें इस्लाम से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। इसलिए जब तक पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से नीति परिवर्तन नहीं होगा, पाकिस्तान में प्रजातंत्र स्थापित नहीं होगा, पाकिस्तान में परोक्ष रूप से डिक्टेटरशिप चल रही है 1947 से लेकर आज तक। इसलिए पूरे मानवता के नाते पाकिस्तानी जनता के साथ यही हमारी सहानुभूति है कि उसको अभी तक असली आजादी पाकिस्तान को नहीं मिल पाई है। उसमें जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास के लोग अभी भी, वहां पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो जमींदारी प्रथा है, वहां की जो केवल 544 फैमिलीज के पास पाकिस्तान की 70% कृषि योग्य भूमि है। और ये जितने भी बड़े बड़े जमींदार जागीरदार टाइप के लोग हैं, ये सेना से अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं जिससे कि उनके ऊपर कोई असर ना आए। इसलिए अभी तक पाकिस्तान में जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है। आम आदमी वहां पर जमीन का मालिक नहीं है, वहां पर अभी तक जनता इनके कंट्रोल में है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में कोई प्रजातंत्र है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान में प्रजातंत्र तो है ही नहीं और चुनाव का नाटक किया जाता है। जब भी चुनाव की बारी आती है तो इसी तरीके का नाटक चलता है, जैसा कि आज भी देखने को मिला है। कल नतीजे आएंगे, इसका भी इंतजार करते हैं, लेकिन नतीजे बिल्कुल साफ हैं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और जब
कल एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी। हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो यही पाएंगे जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट है पूरी वो पहले से तय है और स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा चुकी है। सिर्फ उस स्क्रिप्ट का बाहर आना बाकी है कि उस स्क्रिप्ट में आखिर लिखा क्या गया था, क्या क्या लिखा गया था, कौन कौन से ऐसे किरदार थे जिनके बारे में ये कहानी की पूरी गढ़ी गई थी, और उसके मुख्य किरदार नवाज शरीफ जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ, बी एस निगम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। नहीं, मैं कह रहा जो जिस स्क्रिप्ट की आप बात कर रहे हैं वो तो नवाज शरीफ की बेटी है, उन्होंने बड़े कल की मीटिंग में ही बोल दिया। वो इतनी मुस्कुरा रही थी, ऐसा लगता है उनकी तो कैबिनेट बन चुकी है पहले से ही है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात। कल कैबिनेट का अनाउंसमेंट भी होना है, रिजल्ट तो आता रहेगा, वो तो पता है। सही बात है। और मुझे लगता है कि ये वहां भी परिवारवाद ही पनपेगा, ऐसा मुझे लगता है। और परिवारवादी चल रहा है। आप देखिए ना किस तरीके से अब चौथी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो बात अलग है कि कब तख्ता पलट हो जाए उनको खुद नहीं पता कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कब तक कुर्सी पर रहेंगे। जब तक सेना चाहेगी तब तक ही कुर्सी पर रहेंगे, ये तो वो भी जानते हैं इस बात को। लेकिन ठीक है भाई, सत्ता किसको नहीं चाहिए, कुर्सी किसको नहीं चाहिए, कुर्सी सबको प्यारी है। आखिरी कमेंट मैं आप सबका ले लेता हूं क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं है बहुत ज्यादा। जय सोनी जी, सबसे पहले आपसे। अमित जी, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तानी आवाम को अपना दिमाग लगाना चाहिए कि वो उनके हित के खिलाफ हो रहा है। जब तक पाकिस्तानी आवाम नहीं खड़ी होगी, अपना हक नहीं मांगेगी, वो कभी तरक्की नहीं देख सकते। उन्हें भारत से कंपेयर करना चाहिए। आज हमारे यहाँ कितनी तरक्की है, कितना पैसा है, लोग कितने खुश हैं। और वहां पे पाकिस्तान में एक जगह है चित्रल, वहां पे पिछले महीने आटा 1200 रुपए किलो बिक रहा था। तो सब कुछ पाकिस्तानी आवाम के हाथ में है। जब वो चाहेंगे वो चीज सुधार सकते हैं, अन्यथा पाकिस्तानी सेना तो वहां पे कभी कुछ चीज सुधरने नहीं देगी। बिल्कुल। शिवदान जी, आपका भी आखिरी कमेंट जल्दी से सर। देखिए, मैं यही कहूंगा कि जैसा कि सोडी साहब ने कहा है कि वहां की जनता को खड़ा होना चाहिए, इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मानवता के नाते पाकिस्तान पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जिससे पाकिस्तान की सेना वहां के आंतरिक मामलों में दखल न दे, वहां की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें दखल न दे। इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, उसको इस तरह के प्रावधान इस्तेमाल करने चाहिए जिससे पाकिस्तान की जनता को प्रजातंत्र मिल सके और पाकिस्तान वाकई में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। बिल्कुल। और बी एस निगम जी, आप देखिए ना कि ये सेना, पाकिस्तान की जो सेना है वो किस तरीके से खेल खेलती है। यही सेना पिछले चुनाव में इमरान खान के साथ थी, यही सेना अब इमरान खान के खिलाफ हो गई है और नवाज शरीफ के साथ हो गई है। और एक समय ऐसा था जब ये नवाज शरीफ के खिलाफ थी, इमरान खान के साथ थी। तो मतलब आप देखिए ना कि क्या खेल खेल रही है। जैसे वो चाहती है वैसे इन राजनेता को नचा रही है वो अपनी उंगलियों पर। तो कठपुतली तो है, जो तार है वो तो उन्हीं के पास में है। बिल्कुल। आप भारत के खिलाफ में बोलिए, कश्मीर का मुद्दा उठाइए, आप बहुत चाहते हैं, ठीक है ना। आप जहां भी लीक से हटे जरा सा भी, तो फिर आपकी कुर्सी गई और आप सीधे या तो सऊदी अरब जाओगे, है ना, और नहीं तो जेल में रहो। बस बाहर जाने का जो है इमरान का है, क्योंकि वो कहीं नहीं रहे। और नई सरकार बनने मुझे लगता है कि विद इन 1 मंथ उन्हें बाहर का टिकट मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां ये जो किलिंग वाली बात है खत्म हो गई है। ठीक है, एक एक करके मैं चाहता हूं जल्दी से। जय सोनी जी, ये बता दीजिए कौन बन रहा है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, जल्दी से। कल जो रिजल्ट आने वाला है आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, जल्दी से। देखिए, मैं तो 100% कहने को तैयार हूं कि कल नवाज शरीफ भी पाकिस्तान का चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप मेरे साथ हैं, जो मैंने कहा आप मेरे साथ हैं। शिवदान जी देखिए, पूरा क्लियर हो चुका है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे और ये ऑलरेडी डिसाइडेड है काफी से। बिल्कुल बिल्कुल। बी एस निगम जी, नवाज शरीफ या कोई और? हाँ, नवाज शरीफ, और अगर कोई पंगा हो गया तो उसकी बिटिया। जी बिल्कुल, यानी कि नवाज शरीफ, सभी के सभी जितने भी लोग हैं पैनल में, सभी के सभी नवाज शरीफ के साथ जा रहे हैं। यानी कि 4-0 का आंकड़ा आप इसको कह सकते हैं। ना तो इमरान खान के खाते में कुछ जा रहा है और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी के खाते में कुछ जा रहा है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका और समय निकालने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि स्क्रिप्ट जो है वो पहले रची जा चुकी है, लिखी जा चुकी है और उस स्क्रिप्ट का सिर्फ बाहर आना बाकी है। कल ये स्क्रिप्ट बाहर आ जाएगी जिसमें यह बिल्कुल तय माना जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के 4थी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और सवाल वही है कि क्या
वो भी सेना के तोता की तरह काम करेंगे, जैसा कि अब तक पाकिस्तान में होता आया है। पाकिस्तान की रीति रिवाज जो चली आ रही है, क्या वो बरकरार रहेगी, जिसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि सेना जिसके साथ, सत्ता भी उसी के हाथ। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।